हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गीताज लाइफ साइंसेज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बार के एग्जाम के बारे में, यानी कि बार जो 2026 में होने वाला है उस पर आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपका सिलेबस क्या होगा, ये सिलेबस कितना सीएसआईआर नेट से, डीबीटी जेआरएफ से, गेट से कितना रिलेट करता है, कितना ये कोइंसाइड करता है, और उसके साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे भरना है, आप किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है, मतलब एग्जाम कैसे होता। तो एग्जाम पैटर्न तो पहले आपका क्या होगा, आप बार एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि बार का ही एग्जाम आपको फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। उसमें आपको 100 क्वेश्चंस आते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। 3 मार्क्स मिलते हैं आपको एक राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क आपका माइनस होगा एक रॉन्ग आंसर के लिए। और उसके साथ आपको 2 घंटे मिलते हैं, यानी कि आपको सिर्फ 2 घंटों में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि ऑप्शंस नहीं होते, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने पड़ते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो सेकेंड ऑप्शन है गेट का। अगर आप गेट एक्सेल या गेट बीटी दे रहे हैं तो आपको एयर 200 तक आना पड़ेगा। तो ये चेंज होता रहता है, डिपेंड अपॉन कंपटीशन, उस साल कितना कंपटीशन था उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर सेफर साइड आपको एयर 200 तक आना ही पड़ेगा, तो ही आप बार के लिए इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। इन और ये गेट का भी कैसे है कि आपको 3 इयर्स तक ही आप एलिजिबल हो, यानी कि अगर आप 26 में दे रहे हो तो आपका 24, 25 एंड 26 तक का ही स्कोर कार्ड एलिजिबल होगा। इससे पहले अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है विथ लेस देन एयर 200 रैंक अगर आपकी आई है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद आपका आता है इंटरव्यू। ऑब्वियसली ये आपको क्या करता है, परमानेंट जॉब देता है। बार का आपको एक परमानेंट जॉब देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है, तो ऑब्वियसली सिर्फ रिटन एग्जाम तो लेगा नहीं, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, मतलब सबसे ज़्यादा टफेस्ट इंटरव्यू अगर किसी चीज़ में हो, बायो साइंसेस में, तो वो होता है बार का इंटरव्यू। बड़े बड़े मतलब बेसिक से बेसिक एडवांस तक चले जाते हैं वो इंटरव्यू उसका अच्छा खासा होता है। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन स्क्रीनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप क्या होगे, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगे। उसके बाद आता है, हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो आप कौन सा ख्याल रखना है। तो पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देखना है फोटोग्राफ। ये बहुत से पेरेंट्स में गलती होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। फोटोग्राफ में आप स्पेक्स अलाउड नहीं है। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो आपको एक ऐसा फोटो निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप स्पेक्स नहीं पहना है, और प्लस आपका एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि अपना आपने जहाँ पे फोटो निकाला है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और क्लियर फोटो होनी चाहिए। यानी कि मतलब बहुत से ऐसे करते हैं ना एस्पायरेंट्स की फोटो से फोटो निकालते हैं, तो ये अलाउड नहीं है, वो स्कैन नहीं करवाता है। तो आपका फोटो कैसा होना चाहिए, विदाउट स्पेक्स होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 10th और 12th का भी रिजल्ट लगता है, मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तब 10th एंड 12th का भी आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। उससे भी आपके मार्क्स देखे जाते हैं। ऊपर से आपको बीएससी एंड एमएससी में आपको 60% से ज़्यादा या 60% तक एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो फोटोग्राफ आपकी क्लियर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, विदाउट स्पेक्स होनी चाहिए। आप जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो 10th एंड 12th का रिजल्ट लेके चले जाना। बीएससी एमएससी में आपको कम से कम 60% तो होनी चाहिए इसके अंदर है, तो आप फॉर्म भरने भी मत जाओ, पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम सिलेबस कैसे आएगा आपको। तो इसका जो सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बार ना ही आपका सिलेबस देता है, ना ही पीवाईक्यूज देता है, ना ही वो कट ऑफ बताता है। लेकिन मैंने ये एग्जाम 2 बार दिया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा गेट से कह सकते हैं कि गेट से मैच करता है एंड डीबीटी से मैच करता है। यानी कि जैसे आपको डीबीटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे गेट में आप क्वेश्चंस पूछते हैं, वैसे आपको बार में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पीवाईक्यूज में मैं आपको वही कहूंगी कि आप इन्हीं दो चीज़ों में जो भी आपके पीवाईक्यूज है उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। और डीबीटी में जो ज़्यादा मोलैरिटी के क्वेश्चंस होते हैं ना, मोलैरिटी मोलैलिटी, वो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस,
अगर आपने गेट मतलब डीबीटी दिया है तो आपको पता होगा कि मोलारिटी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको डीबीटी सॉरी इसमें पूछा जा सकता है। वापस आपको एक्स्ट्रा करना है वो है एटम्स के बारे में। ऑब्वियसली बार्क है तो बार्क तो ऑब्वियसली हमें पता है कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उसका फुल फॉर्म है, तो ऑब्वियसली एटम मॉलिक्यूल हो गया या आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया। ये थर्मोडायनामिक्स पे बहुत सवाल पूछते हैं। अगर आपका थर्मोडायनामिक्स वीक है तो आप अभी कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कह सकते हैं कि सीएसआर ने नेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन ये जो भी बार्क है वो पूछता है, एटम्स पे आता है, मॉलिक्यूल्स पे आता है, थर्मोडायनामिक्स पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़े से पीवाईक्यूज ले लिए हैं जो मैंने एग्जाम के मैंने लिख लिए थे जब भी मैं एग्जाम लेके घर आई थी। तो मैंने 22 में एक दिया था एग्जाम और 23 में एक एग्जाम दिया था, तो उसकी पीवाईक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीवाईक्यूज इन द सेंस मैं सिर्फ आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन वैसे याद नहीं था तब भी, मतलब जब मैं घर आई थी तब, तो कॉन्सेप्ट से याद थे तो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिख लिए थे। तो पहला जो मुझे क्वेश्चन आया था वो प्लांट फिजियोलॉजी का था। प्लांट फिजियोलॉजी में मुझे पूछा, मतलब क्वेश्चन में आया था कि जेड स्कीम उस पे एक क्वेश्चन था और उस पे एटीपी सिंथेसिस से एक क्वेश्चन था। उसके बाद आया था फिर मेथड्स इन बायोलॉजी, जो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेथड्स इन बायोलॉजी में मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन मिले हैं दोनों वक्त, मतलब एक एक बार आई थिंक यूवी से आया था और एक बार मुझे शायद एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी से तो आप क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको ये करने हैं। जब दोनों वो वक्त मुझे मिल गया था तो शायद ही आपको इस वक्त भी पूछा जाए। उसके बाद मुझे पूछा गया था इम्यूनोलॉजी के बारे में, जो अगेन क्या है सीएसआर में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन ये इस एग्जाम में आता है। इम्यूनोलॉजी से भी मुझे एक क्वेश्चन जो दोनों वक्त मिला था वो था वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो हम एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जो बोलते हैं वीडीजे, इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, तो ये पॉइंट आपको करना ही करना है। ऊपर से मुझे अमाइनो एसिड्स का ज्यादातर ना, मतलब 22 में मुझे अमाइनो एसिड्स के 2 क्वेश्चंस मिले थे और दोनों भी पीएच के, कह सकते हैं कि पीएच के रिलेटेड थे। यानी कि एक मुझे याद था वो था कि हिस्टिडीन हिस्टिडीन उन्होंने पूछा था कि pH 2 पे कैसा होगा, यानी pH 2 के उस पे चार्ज कैसा होगा। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, उस स्ट्रक्चर हमें बताना था कि pH 2 पे स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके बाद 23 में आगे उन्होंने मुझे पूछा था इवोल्यूशन के बारे में, और थोड़ा सा उन्होंने पूछा था मुझे डीएनए डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ आपको देखनी है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या होगा। उसके बाद उन्होंने पूछा था प्रोटीन अगेन स्ट्रक्चर। प्रोटीन स्ट्रक्चर वो रामाचंद्रन प्लॉट से आया था, मतलब रामाचंद्रन प्लॉट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, वैसे आया था। ऊपर से उन्होंने बेसिक भी बायोसाइंसेस के बारे में पूछा था कि ये चीज़ कैसे कहाँ पे यूज होती है। यानी कि एक एंटीबायोटिक था और उन्होंने उसके बारे में पूछा था, वो मैं भूल गई थी। एक एंटीबायोटिक कुछ तो था। उसके बाद और एक क्वेश्चन था वो इकोलॉजी से था, और मैंने आपको पहले बताया कि स्टेप्टोस्कोपी से तो आया था, इम्यूनोलॉजी से भी आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे और क्या क्या पूछा था, मैंने हाँ सेल बायोलॉजी से भी आया था। सेल बायोलॉजी से मैं माइटोकॉन्ड्रिया का इतना पता था मुझे, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके क्रोमोसोम्स के बारे में उन्होंने पूछा था। सेल बायोलॉजी में ही आया था वो, लेकिन इतना मुझे याद नहीं है। तो इतना मुझे जो भी याद है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपको बेसिक से ही आप, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गेट के बारे में जब कैसे करते हो ना, डीबीटी में हो गया, तो आपको बेसिक से आपको क्या क्या करना है, सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री करना है जो आपको पूछा ही जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल बायोलॉजी जो बेसिक से हर एग्जाम में आते हैं, इनको आप परफेक्ट कर लो। फिर आपको आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर आप जो इम्यूनोलॉजी, जो हम ऑब्वियसली अगर आप सीएसआईआर कर रहे हो तो आप इम्यून स्किप कर देते हैं, तो इम्यूनोलॉजी आपको करनी है कंपलसरी। और मेथड्स इन बायोलॉजी। और जेनेटिक्स के बारे में इतने तो क्वेश्चंस नहीं आए थे मुझे, मतलब याद नहीं थे, लेकिन आप जेनेटिक्स भी कर ही लो क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कर दिया तो आपकी क्या भला है। तो आप इतना सब कुछ आपको करना है। तो मैं आपको ये वही कहूंगी कि आप इतने जो भी बेसिक टॉपिक्स है जो सीएसआईआर में आते हो आप उन्हीं को कर लो बस, और बस इम्यूनोलॉजी जो है
वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चंस में मतलब CSR में इतना नहीं पूछा जाता। और ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स, थर्मोडायनामिक्स ये चीज़ें आपको आते ही आते हैं। एटम्स उन्होंने मुझे याद है कार्बन और नाइट्रोजन का कुछ तो पूछा था कि मतलब उनमें कितना कहते हैं ना वो बॉन्ड होता है, ऐसे बॉन्ड वाइज उन्होंने पूछा था। तो ये आपको CSR में इतना नहीं पूछते लेकिन बाद में पूछते ही पूछते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको कितने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, मतलब कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आप सेफर साइड पे। 100 क्वेश्चंस तो होते ही है और ये सारे के सारे कंपलसरी है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो मैं आपको कहूँगी कि आप 75 से ऊपर ही कर लो। मतलब मैंने 70 लास्ट मेरा जो स्कोर था 23 में तो मैंने 73 किए थे, सॉरी 73 किए थे, लेकिन तभी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप 75 से ऊपर ही देख लो, 75 टू 80 तक आप क्वेश्चंस बराबर कर सको तो देख लो, गलत मत करना। तो मैंने 80 तक आप जा सकते हो, 75-80 तक। इतना अगर आपने कर लिया तो आप सेफर साइड पे हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, सिलेबस के बारे में, PYQs के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। होप मैंने आपके सारी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप ये एग्ज़ाम्स इसी वक्त क्वालिफाई हो जाए और आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, आपका ड्रीम जॉब मिल जाए और आपकी जो भी ड्रीम है वो पूरी हो जाए। थैंक यू।